अब पहला सवाल है इस पाठ का। प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास न जाकर मां की शरण लेता है। आपकी समझ से इसकी क्या वजह हो सकती है? प्रश्न को पहले समझ लेना है। विपदा के समय यानी विपत्ति काल में वह मां की शरण में जाता है। तो हमारी समझ में यही वजह है, कारण यही है कि मां की गोद में पिता की गोद से ज्यादा वह सुरक्षित अपने को समझता है। वहां वो निडर है, वहां वो उसका जो डर है वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है, उसको शांति मिलती है। इसलिए वह अपने पिता से जुड़ाव होने के बावजूद वह अपनी मां की गोद में चला जाता है, उसकी शरण में जाता है। उसको लगता है कि हम यहां ज्यादा सुरक्षित हैं। तो यही उसका वजह है। अब आगे दूसरा सवाल देखिए। आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? हमारे विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? यह बाल मनोविज्ञान है। बच्चे अपने मित्रों से ज्यादा प्रभावित होते हैं अभिभावकों की तुलना में। आजकल के भी बच्चे हैं वो अपने मित्रों को ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि मित्र उनके विचारों को समझते हैं। जिस तरह का उनका विचार होता है उसी से वो दोस्ती करते हैं। तो वो अपने मित्रों को, चाहे उम्र जो भी हो, 2 वर्ष हो, 4 वर्ष हो, 10 वर्ष हो, आगे हो, तो जो उम्र के हिसाब से जो लोग उनके विचारों को समझते हैं वो मित्र को ज्यादा समझते हैं। तो वो जो पहले से रो रहा था वो मित्रों को देखकर वो भूल जाता है कि अब पहला वाला दुख वो भूल जाता है और वो अपने मित्र मंडली में जाकर मिल जाता है। यह एक बाल मनोविज्ञान की विशेषता है कि मित्र को देखकर, चूंकि उसको लगता है कि अब हमारा खेलने वाला मित्र आ गया, यानी खेल पसंद होते हैं बच्चे, स्वतंत्र मस्तिष्क वाले होते हैं, इसलिए वो सारा दुख भूल करके अपने मित्र मंडली में जाकर मिल जाता है। ये इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगला सवाल देखिए। अब इसमें आपने देखा होगा कि भोलानाथ और उसके साथी जब तब खेलते खाते समय किसी न किसी प्रकार की तुकबंदी करते हैं। आपको यदि अपने खेलों आदि से जुड़ी तुकबंदी याद हो तो लिखिए। जैसे ददरी में ददरी के मेले में जब जाते हैं, सत्तू पिसान की मोटरी वो लिखते हैं, वो कहते हैं, या चलो भाइयों ददरी सत्तू पिसान की मोटरी। तो इस तरह की बात वो बच्चे बोलते हैं। या जब खेती करते हैं तो उस समय कहते हैं, ऊंच नीच में वही की यारी, जो उपजी सो भई हमारी। या माई पकाई गरगर पुआ, हम खाइब हुआ न खेलब जुआ। तो इस तरह की कोई तुकबंदी, इस तरह की पंक्तियां यदि कोई आपके खेलों से जुड़ी हो तो आप उसको लिख सकते हैं। तो आपका खेल का जो माध्यम है, जो साधन है, आप उस साधन से संबंधित तुकबंदी मिलाकर लिख सकते हैं। जैसे आजकल बच्चों का
मनपसंद खिलौना मोबाइल है। तो अब मोबाइल से संबंधित कोई तुकबंदी आप बनाइए और उसको लिखिए। अब आ गए मोबाइल, अब सब मिल के चला, पढ़ल जाई, बनेल जाल काबिल। तो इस तरह के कोई तुकबंदी बनाकर आप लिख सकते हैं। तो यह है इस प्रश्न का उत्तर। अब देखिए आगे, भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है। मैंने इसके बीच में चर्चा की है कि भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की जो सामग्री है वो आपके खेलने की सामग्री से कैसे भिन्न है। तो भोलानाथ जब गांव में रहता था, गांव का छोटा बच्चा है, वो खेलता है, उसको खेलने के कई साधन हैं। वो खेती करता है, दुकानदारी करता है, वो खेतों में दौड़ते हुए चलता है। वह सब साधन आज के बच्चों की नहीं है। आज के बच्चे गिटार है, मोबाइल है, लैपटॉप है, ये सारी चीज़ों से खेलते हैं। तो उनके खेल में और आपके खेल में अंतर है। आज के बच्चे बैडमिंटन, क्रिकेट ये सब खेलते हैं। तो उनके जो खेल की सामग्री है वो आपके खेल की सामग्री से बिल्कुल अलग है। अब देखिए आगे, पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छूता। अपने से लिखना है ऐसे प्रसंग जो हमको बहुत अच्छा लगा। तो बालक भोलानाथ का एक प्रसंग है कि वो सांप चूहे के बिल में पानी उलीचने लगता है, डालता है और अचानक से चूहे की जगह सांप निकल आता है। यह प्रसंग बड़ा मार्मिक है। बच्चा डर जाता है और दौड़ता हुआ आता है, उसके पैर में छिल जाते हैं और कांटे चुभ जाते हैं और अपनी माँ की गोद में सीधे चला जाता है, पिता के पास नहीं जाता। यह प्रसंग हमको सबसे अच्छा लगा। तो हम इस प्रकार से इन प्रश्नों का उत्तर लिख सकते हैं, देख सकते हैं। आगे देखिए, इस उपन्यास अंश में 30 के दशक की ग्राम संस्कृति का चित्रण है। आज की ग्राम संस्कृति में आपको किस तरह के परिवर्तन दिखाई देते हैं। यहां ग्राम संस्कृति की बात अब हो रही है इस प्रश्न में। यह उपन्यास मैंने पहले ही कहा था कि यह देहाती दुनिया उपन्यास है आचार्य शिवपूजन सहाय जी का। यह उसका एक छोटा सा अंश है। तो इस अंश में 30 के दशक यानी 1930 उस समय का जो ग्राम संस्कृति है, उस समय की जो गांवों का जो कल्चर है, उसका चित्रण उसमें हुआ है। उस समय गांवों में लोग खेती करते थे, हल चलाते थे, दुकानदारी करते थे। तो उस समय का शादी विवाह में डोली का प्रयोग होता था। आज की ग्राम संस्कृति बिल्कुल अलग है। आज की गांव संस्कृति विकसित हो गई है, वह शहर का रूप ले रही है, जहां सारे सुविधा के साधन भी अब मौजूद हैं। बिजली जा रही है गांवों में। आज की ग्राम संस्कृति में वहां खेती के पटवन के लिए अब रेहट से पानी नहीं निकाले जाते। अब वहां पे ट्यूबवेल लग गया, बोरिंग हो गई, अब उससे पटवन होती है, मोटर चलता है। तो इस तरह की ग्राम संस्कृति आज की ग्राम संस्कृति उस समय की ग्राम संस्कृति से बिल्कुल भिन्न है, अलग है। ये हम इस प्रश्न के उत्तर में इसको लिख सकते हैं। पाठ पढ़ते पढ़ते आपको भी अपने माता पिता का लाड़ प्यार याद आ रहा होगा। अपनी इन भावनाओं को डायरी में अंकित कीजिए। तो ये तो व्यक्तिगत प्रश्न है। सारी
सभी लोगों की भावनाएं अलग होती हैं, सभी के माता पिता का प्यार भी अलग अलग से होता है। तो उन तरीकों को, उन भावनाओं को आप अपनी नोटबुक में, अपनी डायरी में लिखिए कि कौन सी भावनाएं आपकी हैं, फीलिंग्स हैं अपने माता पिता का, वो लिखिए। अब देखिए आगे, यहां माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। वात्सल्य एक शब्द है, यानी बचपन का प्यार, उसको अपने शब्दों में लिखना है। तो पिता का बचपन का प्यार है कि पिता का जो प्रेम है वो कर्तव्य भावना से ज्यादा प्रेरित है। पिता हमेशा अपने बच्चे को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, उसके साथ वो कुश्ती लड़ते हैं, उसके आत्मविश्वास को बढ़ावा देते हैं, वो अपने साथ उसको सुलाते हैं, अपने साथ उसको पूजा करने से उसको एक संस्कार देते हैं। यह वो वात्सल्य प्रेम है। यानी वात्सल्य का मतलब बचपन का प्रेम। और मां जो प्रेम करती है वह पिता से बिल्कुल भिन्न है। मां हमेशा अपने बच्चों के स्वास्थ्य की चिंता करती है, वह खाया है कि नहीं, वह ठीक से कपड़े पहना है कि नहीं, उसके बाल सजे हुए हैं कि नहीं, ये सारी चिंताएं उसकी माता को होती हैं। तो इस तरह से माता और पिता का बच्चे के प्रति जो प्रेम है, वात्सल्य का मतलब प्रेम है, वो यहां व्यक्त हुआ है। उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। माता का आंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक सुझाइए। अभी मैंने बात की माता का आंचल शीर्षक की उपयुक्तता, यानी वही है सार्थकता। अंग्रेजी में कह सकते हैं कि हाउ जस्टिफाई द टाइटल ऑफ दिस स्टोरी। एंड सेकेंड टॉपिक वी कैन गिव, एक दूसरा टॉपिक हम दे सकते हैं। कौन सा टॉपिक देंगे? पहले उपयुक्तता पर विचार करें कि माता का आंचल कहां तक जस्टिफाई करता है इस कहानी को। तो हम लिखेंगे कि बच्चा सांप के डर से जब दौड़ता हुआ घर आता है तो बाहर में बैठे हुए पिता से प्रेम है, फिर भी वह उनके पास न जाकर अपनी मां की शरण में जाता है। यह घटना इस कहानी को उपयुक्त करती है, सार्थक करती है, जस्टिफाई करती है। और हम दूसरा शीर्षक यदि देना चाहें तो माता का वात्सल्य दे सकते हैं, यानी मां का प्रेम। इस पूरी कहानी में पिता के प्रेम की भी चर्चा है, लेकिन एक कहानी का जो सब्सटेंस है, जो इसका निचोड़ है, जो सारांश है, वह माता के प्रेम पर आधारित है। इसलिए हम इसका दूसरा शीर्षक माता का वात्सल्य ऐसा दे सकते हैं। इस कहानी का या इस प्रश्न का यह उत्तर होगा। बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं? बच्चे जो हैं अपने माता पिता का जो प्रेम है उसको कैसे वो व्यक्त कर रहे हैं, इसको देखना है। तो बच्चे माता पिता के प्रति भी अपने कर्तव्य से प्रेरित होते हैं। जब बड़े होते हैं या छोटे में भी वो मां के प्रेम को समझते हैं। मां खाना खिलाती है, पिताजी उसको सुलाते हैं, तो पिताजी के प्रति भी जब जब वो उसके खेल में, मनोरंजन में, नाटक में भाग लेते हैं तो बच्चा भी उनको अपनी प्रतिक्रिया देता है। और सबसे ज्यादा प्रतिक्रिया तो अपनी मां को देता है,
कि जब वो भयभीत होता है तो सीधे अपनी माँ के पास चला जाता है। इस तरह से बच्चा वो अपने माता और पिता दोनों के प्रति उनके प्रेम को लौटाता है। ये हम लिखेंगे। अगला सवाल, इस पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है वह आपके बचपन की दुनिया से किस तरह भिन्न है? 11वां सवाल। तो आप देख रहे हैं कि बच्चों की जो दुनिया रची गई है, यानी उसके मनोरंजन के जो साधन बताए गए हैं वह आपके मनोरंजन के साधन से कैसे अलग हैं। तो लिखेंगे कि हमारा मनोरंजन का साधन आज बैडमिंटन है, क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, मोबाइल है, लैपटॉप है, इस गिटार है, हारमोनियम है, ये सारे आधुनिक साधन आज हैं मनोरंजन के तरह तरह के। खेल और संगीत आदि विधाओं के द्वारा हम मनोरंजन अपना करते हैं। लेकिन उस समय के जो बच्चे थे उनके पास मनोरंजन के उतने साधन नहीं थे। वे खेती बाड़ी, दुकानदारी, ये सब से वे अपना मनोरंजन करते थे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो बच्चों की दुनिया रची गई है वो हमारी खेल की दुनिया से बिल्कुल भिन्न है, अलग है। आगे देखिए, अंतिम में फणीश्वर नाथ रेणु और नागार्जुन की आंचलिक रचनाओं को पढ़ना है। मैंने पहले ही इनकी चर्चा की थी। फणीश्वर नाथ रेणु और नागार्जुन भी आंचलिक कथाकार में आते हैं और ये दोनों बिहार के हैं। नागार्जुन का मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र है। वे दरभंगा में, अब तो मधुबनी जिला हो गया, वहाँ तरौनी गांव में 1911 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था और उनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र है। उन्होंने भी शुरू में आंचलिक कहानियां लिखी। भले ही आंचलिक कथाओं के उनमें सारी मौलिकता नहीं है, फिर भी वो उनकी पहली कहानी बाबा बटेश्वर नाथ है। और फणीश्वर नाथ रेणु तो आंचलिक उपन्यासकार के रूप में जाने ही जाते हैं। ये पूर्णिया जिले में रहने वाले हैं, वहाँ जन्म हुआ इनका। और औराही हिंगना इनके गांव का नाम है, पूर्णिया जिला में है। आंचलिक उपन्यास, आंचलिक कथाकार के रूप में ये जाने जाते हैं। और आचार्य शिवपूजन सहाय भी बिहार के ही हैं। बक्सर जिला जो आज है, वहाँ गांव है उनवास। उनवास गांव में 1911 ईस्वी में 1893 ईस्वी में आचार्य शिवपूजन सहाय जी का जन्म हुआ और मृत्यु 21 जनवरी 1963 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। और इन्होंने देहाती दुनिया के अलावा वे लोग, वे दिन, ये कहानियां लिखे हैं और ये बहुत बहुचर्चित कथाकार के रूप में पूरे हिंदुस्तान नहीं बल्कि विश्व स्तर के साहित्यकारों में इनका नाम आता है। लेकिन इन्होंने अपनी शिक्षा और अपना कार्य पत्रकारिता से प्रारंभ किया था। प्रेमचंद के साथ भी इन्होंने बहुत दिनों तक संपादन का कार्य किया, माधुरी पत्रिका का 1924 ईस्वी में। कलकत्ता से निकलने वाली मतवाला पत्रिका का भी इन्होंने संपादन किया, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के साथ। इस प्रकार से आचार्य शिवपूजन सहाय जी का जो प्रारंभ है साहित्यिक व्यक्तित्व के रूप में, वो एक पत्रकारिता से प्रारंभ हुआ। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। अब दूसरे वीडियो लेकर फिर मैं आपके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा।